जो लोग इस पाइथन फाउंडेशन सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, वो इस वीडियो का टाइटल देखकर सोच रहे होंगे कि यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कोडिंग कब शुरू करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद हम कोडिंग शुरू कर देंगे बेसिक सिंटैक्स से। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। सपोज करो तुम एक नई सिटी में शिफ्ट हो गए हो। तुम्हारे पास सिटी का मैप तो है, लेकिन उस पर कोई लेबल्स नहीं है, कोई रोड का नाम भी नहीं है, कोई लैंडमार्क नहीं है। बस आपके पास एक बड़ी सी इमेज है जिसमें कुछ लाइंस बनी हुई हैं। अब आपको कोई इमरजेंसी है, आप हॉस्पिटल ढूंढना चाहते हो, आपके हाथ में ये मैप है, लेकिन ये मैप किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन तो थी, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। यही सेम प्रॉब्लम होती है पाइथन प्रोजेक्ट्स के साथ। जब कोड लिखना शुरू करा था तो सब कुछ एक फाइल में डाल दिया, उस टाइम सब कुछ चल भी गया, लेकिन 2 महीने बाद तुम खुद ही नहीं समझ पाओगे कि कौन सा कोड कहाँ है, कौन सा कोड क्या करता है, और अगर कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो कहाँ से शुरू करें, कहाँ करें। आज का वीडियो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम सीखेंगे कि पाइथन कोड को प्रोफेशनली किस तरह ऑर्गेनाइज करा जाता है। तो भूल कर भी ये वीडियो एंड तक देखना और कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहले ये समझो कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आप एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट समझ लो, इलेक्शन रिजल्ट्स ट्रैकर। इसमें शुरू में आपने सारा कोड एक फाइल में डाल दिया, main.py फाइल में 80 लाइन्स का कोड लिखा, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद आपको डेटाबेस ऐड करना पड़ा, ऑथेंटिकेशन भी ऐड करनी पड़ी, मल्टीपल स्टेट्स का डेटा हैंडल करना पड़ा, और यही नहीं, अब आपको आउटपुट PDF फाइल्स में जनरेट करना पड़ा। तो अब आपकी फाइल जो कि ओरिजिनली 80 लाइन्स की थी, अब वो 2000 लाइन्स की हो गई है। आपका डेटाबेस का कोड, UI लॉजिक, कैलकुलेशन लॉजिक, रिपोर्ट जनरेशन सब एक साथ है, एक बहुत बड़े गुच्छे की तरह। अब अगर किसी को सिर्फ एक स्टेट का कैलकुलेशन फॉर्मूला चेंज करना हो, तो तुम्हें 2000 लाइन्स ऑफ कोड में ढूंढना पड़ेगा कि चेंज कहाँ करना है। कोई कमेंट नहीं है, कोई क्लियर सेपरेशन नहीं है। ये सिचुएशन रियल है। ये वही सिचुएशन है, वही पॉइंट है जहाँ पर बिगिनर्स की प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से क्रैश कर जाती है। ऑर्गेनाइज्ड कोड आपकी हेल्प कैसे करता है? इसमें हर फाइल सिर्फ एक काम करती है। कैलकुलेशन फिक्स करना है तो calculator.py फाइल आपने कोई बनाई होगी, उसमें इजीली चेंज कर दो। डेटाबेस इशू है तो अपनी dbconnect.py फाइल में चेंज कर दो। अगर जो PDF फाइल में रिपोर्ट जनरेट हो रही है उसका कुछ फॉर्मेट चेंज करना है, तो इसके लिए आपने कोई अलग से फाइल बनाई होगी, रिपोर्ट जनरेशन.py, सिर्फ उसमें इजीली आप चेंज कर सकते हो। आप 10 सेकंड में सही जगह पर पहुंच जाओगे और सही अपडेट्स कर पाओगे। एक अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर रखने से, कोड को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने से सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी क्रैश होने से भी बच जाते हो। हर पाइथन प्रोजेक्ट एक टॉप लेवल फोल्डर से शुरू होता है, बाकी सब कुछ इस फोल्डर के अंदर ही होता है। इस फोल्डर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो के सारे नोट्स आपको मेरे गिटहब प्रोफाइल पे, मेरी गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको डिप्लॉय विद निकेत के अंदर ये पाइथन फॉर डेवऑप्स क्लाउड जेन AI फोल्डर में आपको आना है। इसमें पाइथन फाउंडेशंस वाले फोल्डर के अंदर ये 04 फोल्डर स्ट्रक्चर गाइड, इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस और सारे नोट्स मिल जाएंगे इस वीडियो के। ओके, तो ठीक है, इस फाइल को हम खोलते हैं। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो टॉप लेवल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे कि एक टॉप लेवल फोल्डर होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये हो गया हमारा टॉप लेवल फोल्डर, my_project। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो आपकी होती है एक एंट्री पॉइंट फाइल। इसको आप main.py या फिर run.py का नाम दे सकते हो। ये वो फाइल है जब आप इसको रन करते हो, जब आपको अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना हो। ये फाइल खुद कोई काम नहीं करती, ये दूसरी फाइल्स में काम को कॉल करती है। यानी कि दूसरी फाइल्स में हमने फंक्शंस लिखे होंगे जो एक्चुअल काम करते हैं, उनको हम इस फाइल में कॉल करते हैं।
यानी कि ये फाइल बहुत मेन फाइल तो है, लेकिन ये आप इसको ऐसा समझो जैसे कार का इंजन होता है ना, वो मेन काम करता है। तो ये कार का इंजन नहीं है, ये आपकी कार की चाबी है, इग्निशन की है, जिससे आप कार को स्टार्ट करते हो। इसके बाद हमारी आती है requirements.txt फाइल। ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं विद एग्जैक्ट वर्जन्स। उसके बाद हम आते हैं गिट इग्नोर फाइल। गिट इग्नोर आप समझ गए होंगे कि इसमें वो वाली सारी फाइल्स मेंशन होती हैं जो हमें गिट में कमिट नहीं करनी। उसके बाद आपको मिलेगी एक readme.md फाइल। ये मार्कडाउन फाइल होती है। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे चलाना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट में मेंशन होती हैं। तो कोई भी आपका प्रोजेक्ट का कोड देखता है तो वो सबसे पहले readme.md पढ़ता है। इसके अंदर आप अपना src फोल्डर यानी सोर्स कोड का फोल्डर बना सकते हो, या फिर इस तरीके से नेम्ड फोल्डर बना सकते हो, जैसे कि आपका मॉडल्स, सर्विसेज, यूटिल्स। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग फोल्डर्स। आपकी सारी सर्विसेज यहाँ पर हैं, आपकी यूटिलिटी फाइल्स इधर हैं, आपके टेस्ट केसेस इस फोल्डर के अंदर हैं। ओके, यानी कि इस स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी डेवलपर समझ जाएगा कि कौन से फोल्डर में किस काम की फाइल्स रखी हैं, और अगर उसे कोई फाइल ढूंढनी है तो वो उसे ईजिली मिल जाएगी। अब हम पाइथन की ऑफिशियल वोकैबुलरी सीखते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, जो भी फाइल हमारी .py फाइल एक्सटेंशन से होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे हमने यूज़ किया था ना रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल। हाँ, तो ये जो py फाइल्स हैं इनको हम मॉड्यूल बोलते हैं। और आपके इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आपने पाइथन के कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ करे हैं। तो इसके आंसर में आप जो फेमस मॉड्यूल्स हैं जैसे कि numpy pandas तो सभी बोलते हैं, आपको बताना है कि आपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज़ किया है, OS मॉड्यूल यूज़ किया है, कहाँ पर किस पर्पज़ से यूज़ किया है। तो इससे इंटरव्यूअर को पता लग जाता है कि इसने रियलिटी में पाइथन में कुछ काम करा है। अगर आपने रियलिटी में काम नहीं करा, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के इंटरव्यू में चले गए, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा कि आपने कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ करे हैं तो आप अटक जाओगे। तो आप देख सकते हो कि एक मॉड्यूल में क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर आपके फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें भी मॉड्यूल के अंदर यानी .py फाइल के अंदर हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका, ये एक फाइल है पाइथन की स्कोर कैलकुलेटर.py। क्योंकि ये .py एक्सटेंशन से है तो इसको हम एक मॉड्यूल बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट देखो, यहाँ पर ये एक वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है इसने। हमने बोला था ना वेरिएबल हो सकते हैं इसके अंदर फंक्शन हो सकते हैं। तो ये फंक्शंस हैं, डेफ से हम डिफाइन करते हैं फंक्शन। एक फंक्शन है आपका कैलकुलेट परसेंटेज, दूसरा है आपका असाइन ग्रेड। इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे आपने ये मॉड्यूल बनाया है स्कोर कैलकुलेटर.py, इसके अंदर कैलकुलेट परसेंटेज का फंक्शन है, ये आपको किसी और फाइल के अंदर कॉल करना है। तो आप पहले, जैसे हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमने यूज़ किया था, तो वहाँ पे हम उसको अगर इंपोर्ट करना हो तो ऊपर हम लिखेंगे इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पर अगर स्कोर कैलकुलेटर मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे ऊपर इंपोर्ट स्कोर कैलकुलेटर। अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट फंक्शन का नाम। यहाँ पे दो फंक्शंस हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए हम कॉमा लगा के दो नाम लिख सकते हैं। अब इस फाइल के अंदर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन आप कॉल कर सकते हो अपनी आर्गुमेंट्स के साथ। ये फंक्शन इस फाइल में नहीं लिखा हुआ, ये आपने इंपोर्ट कर लिया इस मॉड्यूल को, तो अब आप उस मॉड्यूल के फंक्शंस भी इस फाइल में यूज़ कर सकते हो। हर मॉड्यूल की एक क्लियर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे डेटाबेस के लिए आपको एक अलग से मॉड्यूल बना लो, उसके अंदर सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड काम होगा और कोई काम नहीं होगा। आप नोटिफिकेशन सेंड करनी है स्लैक पर या फिर टीम्स पे, तो उसके लिए आप एक अलग मॉड्यूल बना लो, notifications.py इस तरह का कुछ। लेकिन याद रहे कि इस फाइल के अंदर सिर्फ नोटिफिकेशन रिलेटेड ही आपके आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए, यानी फंक्शंस, वेरिएबल्स वगैरह वगैरह। इसके अंदर और कोई काम मत करना, इसके अंदर कोई डेटाबेस कॉल, कोई एपीआई कॉल, इस तरह के फंक्शंस मत लिखना। ओके,
जैसे गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ इनकम टैक्स देखता है। पासपोर्ट ऑफिस है, वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट बनाए जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में जाके आप इनकम टैक्स तो नहीं भरते, राइट। दोनों ही डिपार्टमेंट्स की फाइल्स अलग अलग हैं, ऑफिशियल्स अलग अलग हैं, काम अलग अलग है। तो अगर एक डिपार्टमेंट में अगर कोई इशू होता है तो दूसरा डिपार्टमेंट उससे अनअफेक्टेड रहता है। इसके बाद हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं? इसको ऐसा समझो कि जैसे जब आपके पास काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, वो थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप उनको एक फोल्डर में डाल दो, तो क्या उससे पैकेज बन जाएगा? नहीं, वो पैकेज तभी बनेगा जब उसके अंदर एक फाइल होगी इस नाम से __init___.py। देखो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आप नए नए प्रोग्रामर हो, आप पाइथन पहली बार सीख रहे हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं और थोड़ी सी आपको टेंशन भी हो रही होगी कि यार ये सब भी पढ़ना पड़ रहा है, मॉड्यूल्स, पैकेजेस और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। ठीक है, तो आपके मन में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही होगी, थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि आपको कभी पैकेजेस ना बनाने पड़े। अगर आप छोटे मोटे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये __init वाली फाइल आप बनाओ। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जैसे आप कभी काम करते हो, ऑफिस में जाते हो, तो आप दूसरों का कोड, दूसरों की रेपोजिटरी तो पढ़ोगे ना। आप कुछ कोड लिख रहे हो तो आप गिटहब पे जाओगे, कहीं से कुछ कोड कॉपी करोगे, किसी और की रेपोजिटरी को क्लोन करोगे, डाउनलोड करोगे, फॉर्क करोगे। तो वहाँ पर आपको जब ये फाइल दिखेगी __init.py और शायद रीडमी फाइल में लिखा होगा कि आप ये वाला पैकेज यूज़ कर लो, ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो, उस टाइम आपको कन्फ्यूज़न होगी। तो बेशक आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, लेकिन आप इस वीडियो को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, ठीक है। जब पहली बार हम कोई चीज़, नई चीज़ सीखते हैं, तो शुरू में आप कुछ दिक्कत आ सकती हैं, टेंशन हो सकती है। जैसे आप कोई साइकिल चलाना सीखते हो, तो एक साइकिल नहीं है, आप जैसे मान लो कार चलाने सीखते हो, तो जैसे आप उसमें गियर लगाने होते हैं, 1 2 3 रिवर्स गियर अलग टाइप से लगता है। फिर आपको स्टीयरिंग व्हील देखना है, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, उसका सही अनुमान आपको देखना है। और अगर ढलान पे कार चलानी हो तो गए काम से। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप कार को बार बार चलाते हो, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। पहले आपको काफ़ी स्ट्रेस होता होगा, जैसे रेड लाइट पे खड़े हो और कार आपकी बंद हो गई। अब आपने कार स्टार्ट तो कर दी ग्रीन लाइट पर, लेकिन अब जैसे ही आप थोड़ी सी रेस देते हो तो क्लच और आपकी जो एक्सेलरेटर है उसका तालमेल थोड़ा गलत होने की वजह से कार रुक सकती है, पीछे वाले हॉर्न मारते हैं, आपको पसीने आते हैं, स्ट्रेस होता है, आप बोलते हो अच्छा सॉरी मैं आगे चला रहा हूँ। शुरुआती दिनों में ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज़ें आपका सेकंड नेचर बन जाएंगी। कुछ ही समय के बाद आप ऑटोमेटिकली जज कर पाओगे कि कितनी स्पीड पे कौन सा गियर रखना है, कैसे चलाना है। उसके बाद आप कार चलाते चलाते आप अपने SMS भी चेक कर रहे होगे, ईमेल भी चेक कर रहे होगे, फ़ोन पे भी बात कर रहे होगे, कुछ खा भी रहे होगे, राइट। तो बार बार वो चीज़ें रिपीट करने से आपको उसकी प्रैक्टिस, यानी बार बार करने से वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती हैं। तो जैसे मैं मॉड्यूल्स और पैकेजेस पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाली वीडियोस में भी आप बार बार ये वर्ड सुनोगे कि ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो या फिर ऐसे मॉड्यूल बना लो, उसमें से ऐसे यूज़ कर लो। तो बार बार जब आप पढ़ोगे तो आप इजीली रजिस्टर कर पाओगे कि हाँ, हमने एक पिछली वीडियो में मॉड्यूल्स पढ़े थे, तो ये वैसे आप उस मतलब समझ गए ना, आप उस हिसाब से आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। और बार बार रेपिटेशन से वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आपके नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। हाँ, ये न्यूरल कनेक्शन से याद आया कि हमारा जो जनरेटिव AI है, उसके अंदर भी इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। हमारे जो AI मॉडल्स होते हैं, LLM मॉडल्स होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो भी इसी तरीके से चीज़ें सीखते हैं। आपको AI के बारे में भी अगर पढ़ना है, उसके लिए भी हमारे पास अलग से प्लेलिस्ट्स हैं। जनरेटिव AI की प्लेलिस्ट हैं, लैंगचिन के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट हैं, ओलामा के ऊपर हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो।
लेकिन उनको भी यूज़ करने के लिए आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। इसीलिए बस वीडियो को देखो, स्ट्रेस मत लो। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये init.py फाइल की बात कर रहे थे, तो ज़्यादातर ये फाइल कम्प्लीटली एम्प्टी होती है। बस इसकी एग्जिस्टेंस ही काफ़ी होती है उस फोल्डर को पैकेज कहलाने के लिए। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं। जैसे ये आपका सपोज पैकेज का स्ट्रक्चर है। आपने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए थे। आपने ईमेल के लिए एक अलग मॉड्यूल बनाया था, यानी कि एक अलग पाइथन फाइल .py एक्सटेंशन के साथ। SMS के लिए अलग बनाया था, पुश नोटिफिकेशंस के लिए आपने अलग फाइल बनाई थी। तो आपने तीनों फाइल्स को एक अलग फोल्डर में डाल दी, नोटिफिकेशंस फोल्डर में। इस नोटिफिकेशंस फोल्डर के अंदर आपने एक ये init.py फाइल भी बना दी। जैसे ही आपने ये फाइल बनाई तो आपका यानी नोटिफिकेशन फोल्डर आपका एक नॉर्मल फोल्डर नहीं रहा, अब ये पैकेज बन गया है। अब आप पैकेज में से किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो अपने मॉड्यूल्स को, वो भी मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है। जैसे आपको नोटिफिकेशंस में से ईमेल सेंडर मॉड्यूल का कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है, तो आप इस तरीके से लिखोगे फ्रॉम पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट फंक्शन का नाम। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये बार बार होगा। ज़्यादातर कोड आपको AI जनरेट करके देगा। आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या हो रही है। कुछ चेंज करना हो तो आप इजीली कर पाओ। इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ। ठीक है, मॉड्यूल याद रखो। मॉड्यूल क्या होता है? .py फाइल वाली फाइल। पैकेज क्या होता है? फोल्डर जिसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, और init__py नाम की एक एम्प्टी फाइल होती है। ठीक है, ओके। अब एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देखते हैं, उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। तो मैं आपको ये फाइल क्यों दिखा रहा हूँ, ये वाली फाइल आपको क्यों दिखा रहा हूँ स्क्रॉल कर करके, क्योंकि मैं पेन से लिखूंगा ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी राइटिंग में बनेंगी नहीं, और फिर वो नोट्स मेरे पास ही रह जाएंगे। उनको देखने के लिए आपको बार बार या तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक बार एक फाइल में अच्छे से स्ट्रक्चर करके डाल दी हैं। कभी आपको रिवाइज करना हो तो आप इजीली जिससे आप रेफर कर पाओ। तो हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देखते हैं, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम। तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये हो गया आपका टॉप लेवल फोल्डर। इसके अंदर वो आपकी एंट्री पॉइंट फाइल हो गई, requirements.txt, git ignore, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आप देखो इसके अंदर आपने कई सारे मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। .py फाइल, ये भी .py है, ये मॉड्यूल्स हैं। फिर आपने इन मॉड्यूल्स को ग्रुप कर दिया है। जैसे ये मॉड्यूल आपने ग्रुप कर दिए इस फोल्डर के अंदर। जैसे ही आपने इस फोल्डर में ये वाली फाइल बनाई init.py, ये बन गया एक पैकेज। इसी तरीके से इसमें और भी पैकेजेस हैं। यानी कि कोई पहली बार इस फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेगा तो वो इजीली समझ जाएगा कि कौन सी फाइल क्या करती है, इस प्रोजेक्ट का काम क्या है। वो समझ जाएगा कि ये एक एग्जाम सिस्टम है। जैसे आप समझ जाओगे कि स्टूडेंट्स और क्वेश्चंस के डेटा मॉडल्स जो हैं वो इस पैकेज में मैनेज किए रहते हैं। इवैल्यूएशन और स्कोरिंग का काम आपका सर्विसेज वाले पैकेज में होगा। आपके हेल्पर फंक्शंस जो हैं वो यूटिल्स में रखे गए हैं, और अगर नीचे स्क्रॉल करें तो ये आपके ऑटोमेटेड टेस्ट्स हैं, ये आपके टेस्ट्स फोल्डर में मिल जाएंगे। इतना क्लियर है? कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट्स में बताओ। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देने की, आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन देने की, इन केस आपको समझ में नहीं आया। ओके, तो हमने देखा कि 1 मिनट से भी कम टाइम में ये फोल्डर स्ट्रक्चर देख के ही हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप की। ये देखो स्कोप, अगेन जैसा कि मैंने बताया, टेंशन मत लेना, थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स लग रहे हैं। स्कोप है, LEGB रूल क्या होता है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको क्या समझना है। जो भी फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल्स लिखते हैं वो आपके लोकल होते हैं। जो भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो लोकल होते हैं। तो ये कोई अलग से पूछेगा नहीं आपसे कि भाई लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ये आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा। इंटरव्यू में भी कभी कभी ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी हल्के क्वेश्चंस में ही आता है।
उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं आपके, ये पाइथन के कुछ बिल्ट इन नेम्स हैं, जैसे प्रिंट हो गया, लेन, रेंज, टाइप। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे सपोज ये आपकी एक पाइथन फाइल है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल टैक्स अंडरस्कोर रेट से हमने डिफाइन किया है, जिसकी हमने वैल्यू रखी है 0.18। तो ये लिखा हुआ है कि ये ग्लोबल स्कोप है, क्योंकि ये बाहर है किसी, जैसे फंक्शंस हैं डेफ, तो डेफ के अंडर नहीं है ये किसी, ये स्टार्टिंग में है, तो इसको आप किसी भी फंक्शन के अंदर रेफर कर सकते हो, इसकी वैल्यू को आप रिट्रीव कर सकते हो। अब एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन आपका जो फंक्शन होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसके अंदर आप कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करोगे तो वो लोकल होगा। जैसे ये टैक्स वेरिएबल लोकल है, टोटल लोकल है। अगर आप टोटल इस फंक्शन के अंदर टोटल को कॉल करोगे, टोटल की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। ओके, लेकिन इस फंक्शन में आप ये वाला वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे करवा भी रखा है, जैसे प्रिंट टैक्स रेट, तो आप सिर्फ टैक्स प्रिंट करोगे तो एरर आ जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने इसमें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस है आपका एड्रेस सिस्टम, ठीक है। तो पाइथन हर नाम को ट्रैक करता है। नाम किस किस चीज़ का? वेरिएबल का, फंक्शन का, क्लास का, और हर नाम का एक एड्रेस होता है। ये एड्रेस ही उसका नेम स्पेस है। अब नेम स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे एक फाइल है आपकी payments.py और दूसरी फाइल है आपकी inventory.py, दोनों के अंदर आपने सेम नाम से, यानी कि प्रोसेस नाम से फंक्शन बनाया हुआ है, तो दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन नाम दोनों का सेम है। आप एक ही फाइल में एक ही नाम के दो फंक्शंस नहीं बना सकते। यहाँ पर ये फाइल्स अलग अलग हैं, इसलिए आप एक ही नाम के फंक्शंस बना पाए। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये वाला प्रोसेस इस फाइल को, यानी इस मॉड्यूल को बिलोंग करता है, और ये वाला प्रोसेस इस मॉड्यूल को बिलोंग करता है। इजी पीजी लेमन स्क्विशी। इसको ऐसे समझो जैसे इंडिया ले लो, इंडिया कंट्री ले लो, इसमें बहुत सारे लोग हैं। सपोज जैसे मेरा नाम है निकेत सिंह, तो निकेत सिंह नाम के कई और लोग भी होंगे। तो आपको किसी निकेत सिंह को अगर लेटर लिखना है तो उसके लिए आप सिर्फ निकेत सिंह नहीं लिखते, आप मेरा पूरा एड्रेस लिखोगे, पिन कोड भी मेंशन करोगे, तो आपका लेटर सही जगह पे पहुंच जाएगा। नेम स्पेसिस भी वही पिन कोड वाला सिस्टम है, लेकिन पाइथन के लिए हर नाम का एक कंप्लीट यूनिक एड्रेस होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा, अब आपको मान लो ये प्रोसेस फंक्शन कॉल करना है लेकिन नाम सेम है, तो आप कैसे कॉल करोगे? वो देखो यहाँ पे बताया हुआ है। आपने जैसे ऊपर था ना, ये एक था हमारा पेमेंट्स और एक था हमारा inventory.py, तो आपने इन दोनों को इंपोर्ट कर दिया। दोनों के अंदर प्रोसेस मेथड है, तो आप इस तरीके से कॉल करोगे पेमेंट्स डॉट प्रोसेस डॉट नोटेशन से। तो ये वाला प्रोसेस, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये पेमेंट्स वाला है, और ये वाला जो प्रोसेस है ये इन्वेंट्री वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन करा है उनके मॉड्यूल्स के नाम यूजिंग डॉट नोटेशन। बस इतना सही था। नेम स्पेसेस सिंपल था ना, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। एक चीज़ याद रखना, अगर आप कुबरनेटीज वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर नेम स्पेसेस का जो मीनिंग है वो अलग होता है, ठीक है। तो इनको मिक्स मत करना आपस में। अगर कुबरनेटीज की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वो भी बना देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशंस की। इसमें ये PEP8 क्या होता है? PEP8 है आपका पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल 8। ये पाइथन कम्युनिटी का एक अग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड है, यानी कि आपको नेमिंग कन्वेंशन अगर आप फॉलो करोगे तो नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ये कोई फंक्शन है या कोई वेरिएबल है। तो इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आप देख सकते हो कि जो फाइल्स एंड फोल्डर्स के नाम हैं वो स्नेक केस में होते हैं, यानी कि सब कुछ लोअर केस में, और बीच बीच में अगर दो वर्ड्स को ज्वाइन करना है तो अंडरस्कोर लगा के। क्लासेस के नाम हम पास्कल केस में लिखते हैं इस तरीके से, यानी कि अगर दो वर्ड्स हैं तो, या एक वर्ड भी है तो पहला कैपिटल होगा, और अगर दूसरा वर्ड भी है उसके बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं होगा, बस उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा।
अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने थोड़ा बहुत कोड देखा है तो ये आपको इजीली समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में हमें कोडिंग ही करनी है सारा सब में। ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है। फंक्शंस के नाम, वेरिएबल्स के नाम स्नेक केस में होते हैं। कॉन्स्टेंट्स के नाम ऑल कैप्स में। कॉन्स्टेंट्स मतलब वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स हो गई। जैसे हमने देखा ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने फिक्स कर दिया, अब आप उससे कैलकुलेशंस करनी है, आप अपने कोड में कर सकते हो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे कुछ हमने कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करे हुए हैं, मैक्सिमम रीट्राई अटेम्प्ट्स हो गया, जीएसटी रेट जैसे ये है, ये हमने फिक्स कर दिए है। एपीआई के केस में देखो, जो बेस यूआरएल है वो हमने बता दिया। बेस यूआरएल के आगे जो भी आपके एंड पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको कॉल करना है गेट मेथड, पोस्ट मेथड से, आप उनको लिख सकते हो। तो अगर जैसे ये बेस यूआरएल है, आपको पूरा यूआरएल आप बार बार बनाना है आपको, लेकिन बेस यूआरएल उसका सेम रहेगा, तो आप बेस एपीआई यूआरएल इसी में आप आगे अपना अपेंड करते रहोगे, जो भी आपको स्ट्रिंग अपेंड करनी है। ठीक है। जैसे आपको कुछ स्लैश से प्रोडक्ट्स स्लैश सपोर्ट, तो आपको बेस यूआरएल वही रहेगा, उसमें आप ये चीज़ें अपेंड करोगे, आपके अलग अलग यूआरएल्स बनते चले जाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, AWS API गेटवे, उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं और गेट पोस्ट मेथड्स उसमें कवर करे हुए हैं। वो चीज़ें देखनी है तो वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सब कुछ समराइज करा हुआ है, क्विक रेफरेंस दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। तो लास्ट में सब कुछ एक टेबल में समराइज कर दिया है कि किस तरह का कौन सा कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। ये कन्वेंशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने वीडियो देख ली बहुत है, ये नोट्स पढ़ लो बहुत है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप आपको आ जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे बताया था ना गाड़ी का एग्जांपल, हाँ, फिर आप फ़ोन पे बात करते करते गाड़ी चलाओगे, वैसे कार चलाते टाइम फ़ोन पे बात करनी नहीं चाहिए। आज हमने क्या क्या सीखा। मॉड्यूल होता है कोई भी फाइल .py एक्सटेंशन वाली। पैकेज होता है वो फोल्डर जिसके अंदर कई सारे आपने मॉड्यूल फाइल्स डाल दिए हैं और उसमें आपने अंडरस्कोर इनिट वाली जो फाइल है, एम्प्टी फाइल, वो आपने रख दी है। और फिर हमने देखा कि आपकी मेन डॉट फाइल, ये मेन .py या फिर रन .py आपका ये एंट्री पॉइंट होती है। उसके बाद हमने नेम स्पेसेस देखे, वेरिएबल्स के स्कोप देखे, नेमिंग कन्वेंशंस देखे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन कोड का सिंटैक्स सीखना शुरू करेंगे और प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भूल कर भी मिस मत करना, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।